हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मॉडल पेपर सीरीज में। आज हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसी प्रारूप पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको 70 नंबर का जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और 30 नंबर का जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। 70 नंबर में जो है आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 35 बनाने होंगे। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रवेदार ठोस का उदाहरण है। अच्छा, रवेदार ठोस क्या होता है? रवेदार ठोस कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस को। तो देखिए ऑप्शन है रबर, कांच, प्लास्टिक, बर्फ। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा बर्फ। अब बर्फ को ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बर्फ जो होता है ठोस CO2 होता है। ठोस CO2 को ही क्या कहा जाता है? बर्फ कहा जाता है। इसका मतलब है कि CO2 जो है एक आणविक ठोस है, और आणविक ठोस किसका प्रकार है? आणविक ठोस जो है रवादार ठोस का प्रकार है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अच्छा, पहले समझ लीजिए कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको इस चीजें भी समझ में आ जाएंगी। देखिए ये हो गया घन, और इसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, प्रत्येक किनारे कोने पर जो है एक एक परमाणु क्या होगा? उपस्थित होगा। इस तरह देखिएगा तो इस तरह कितने परमाणु उपस्थित होंगे? 8 परमाणु। तो 8 और सबका 1/8 रहता है। एक इस साइड से कटेगा, एक साइड से और एक ऊपर से, तो 1/8 भाग। तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिएगा तो 1 हो जाएगा। अच्छा, और कहाँ परमाणु उपस्थित होता है? तो फलक केंद्रित कह रहा है ना, यानी फलक के केंद्र पर, यानी एक ऊपर वाले के फलक के केंद्र पर, एक इस साइड वाले के फलक के केंद्र पर, दाहिने वाले, एक बाएं वाले साइड के फलक के केंद्र पर, एक पीछे वाले, एक आगे वाले, और एक नीचे वाले, यानी 6 फलक हो गए। और सबका कितना पार्ट? 1/2 भाग, यानी कि इससे कितने प्राप्त हुए? 3। अब देखिए एक परमाणु केंद्र पर, सॉरी फलक, एक परमाणु जो है किनारे कोने पर, और 3 परमाणु जो है फलक के केंद्र पर। कितने परमाणु हो गए? 4। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो इसका आंसर जिसको पता नहीं होगा, कैसे पता नहीं होगा आप लोग को? इसका आंसर तो पता होगा आप लोग को। क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फलक केंद्रित। ध्यान में रखिएगा NaCl क्रिस्टल क्या है? FCC क्रिस्टल है। क्या है? FCC, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। अच्छा, इससे 2 वर्ड आते हैं, एक संकुलन क्षमता आता है, एक आपसे संकुलन प्रभाज पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, संकुलन क्षमता कहे या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं इसको, PE। अच्छा, संकुलन प्रभाज कहे या संकुलन अंश कहे, ठीक है, तो यह संकुलन क्षमता जो है हमेशा परसेंटेज में आता है, और संकुलन अंश जो है या संकुलन प्रभाज जो है हमेशा डेसिमल में आता है। जैसे ये 52% है, तो इसी को लिखा रहेगा 0.52, नहीं संकुलन प्रभाज में। लेकिन आपसे क्या पूछा है? संकुलन क्षमता पूछा है। तो आपको ध्यान में होगा कि सरल घनीय जालक यानी कि SCC में कितना होता है? 52% होता है। खाली स्थान कितना हो जाएगा? तो 48%। इसी तरह BCC में कितना होता है? BCC में 68% होता है। FCC में कितना होता है? FCC में 74% होता है। ध्यान में रखिएगा,
SCC सरल घनीय जालक में 52%, BCC यानी कि पिंड केंद्रित घनीय जालक में 68%, FCC में 74%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52%। वहीं रिक्तिका पूछता तो 48% होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम आपको जो है इससे जुड़े सारे प्रश्न भी बताते चल रहे हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके एग्जाम में छूटे नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस प्रकार की घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है? अच्छा एक बात बताइए, परासरण किस कारण होता है? तो परासरण दाब में अंतर होता है तभी ना। अगर सोचिए कि अगर परासरण दाब में अंतर ही ना हो, दोनों का परासरण दाब सेम हो, यानी विलयन क्या हो, समपरासरी हो, समपरासरी विलयन हो, यानी दोनों का परासरण दाब ही सेम हो, तो परासरण की क्रिया होगी क्या? नहीं होगी। तो समपरासरी विलयन को ही कहा जाता है अंग्रेजी में आइसोटोनिक। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड लिख दिया है, तो इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइसोटोनिक विलयन। हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक कहते हैं अल्प परासरी विलयन को। क्या कहते हैं? अल्प परासरी विलयन। और हाइपरटोनिक किसको कहते हैं? अति परासरी विलयन को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को, यह कौन सा कथन है, कौन सा नियम है? तो ये तो ध्यान में होगा आपको, ये किसका नियम है? ये राउल्ट का नियम है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा रावल का नियम। राउल्ट को ही यहाँ पे क्या लिखा है? रावल लिखा है। ठीक है, राउल्ट को ही रावल लिखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एक विलेय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, यानी कि ना वो टूटता है और ना ही जुड़ता है, नहीं, तो उसका वान टॉप गुणांक का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 1 से कम, ऑप्शन नंबर सी है 1 से अधिक और ऑप्शन नंबर डी है 0। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी संयोजन या वियोजन नहीं हो रहा हो तो आई का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। सॉरी, कितना होता है? 1 होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर कहा जाए आपसे कि 1 से कम कब होता है, तो 1 से कम जो है संयोजन के केस में होता है। 1 से कम कब होता है? संयोजन के केस में। और 1 से अधिक कब होता है? तो वियोजन के केस में। ध्यान में रखिएगा, अगर संयोजन हो रहा होगा तो 1 से कम वान टॉप गुणांक का मान आता है। अगर वियोजन हो रहा होगा तो 1 से अधिक वान टॉप गुणांक का मान आता है। लेकिन अगर दोनों नहीं हो रहा है तो 1 आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? अच्छा देखिए, विपरीत वाला। अब देखिए कैथोड क्या होता है? माइनस वाला होता है। इसमें NaCl को देखिएगा तो ये टूटता है Na+ Cl-। हमेशा ध्यान में रखिएगा, विपरीत वाला ही अट्रैक्ट होता है, यानी माइनस, कैथोड माइनस के साथ कौन अट्रैक्ट होगा? तो Na+। यानी कौन मुक्त होगा कैथोड पर? तो Na+। धन आयन ही हमेशा कैथोड पर मुक्त होगा। क्लोराइड कहाँ से मुक्त होगा? तो कैथोड, एनोड पर। ऋण आयन धन आयन की ओर और धन आयन ऋण आयन की ओर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, और आप लोग को ये सीरीज जो है पसंद भी आ रहा होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो आपको ध्यान में होगा, फैराडे का नियम होता है M = ZCT। Z क्या है? स्थिरांक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भले इसमें CZT लिख दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। अच्छा, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब प्लस चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन मतलब प्लस चार्ज का बढ़ना। अब देखिए यहाँ पर Cr2O7 में देखिएगा तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पे देखिए तो Cr में जो कितना हो गया 3 प्लस, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि ऑक्सीडेशन कहाँ नहीं होगा, यानी एनोड पर कौन नहीं होगा, तो जहाँ पर रिडक्शन होगा। अब देख लीजिए रिडक्शन कहाँ हो रहा है। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें F2 + 2E मिलकर 2F माइनस बना रहा है, नहीं तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे माइनस चार्ज की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2H+ है और H+ से 0 हो गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे वैद्युत अपघट्य केक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि है क्या। तो विशिष्ट चालकत्व हम लोग मोलर चालकता निकालते हैं, यानी हो जाता है कप्पा × 100/n, तुल्यांकी चालकता, सॉरी। तो अगर यहाँ से हम n को यहाँ लेकर आए तो ये हो जाएगा n = कप्पा × 100/, मोलर चालकता। अच्छा, यहाँ से आपको क्या बात पता चलता है कि अगर n का वैल्यू ज़्यादा तो कप्पा का वैल्यू भी ज़्यादा, यानी कप्पा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। नहीं, अब देखिए अगर n का मान सबसे छोटा होगा यानी नॉर्मलता सबसे कम होगी, तो विशिष्ट चालकत्व यानी कि कप्पा भी सबसे कम होगा। अब देख लीजिए सबसे कम पूछ रहा है ना, तो सबसे कम नॉर्मलता किसमें है, किसमें है, या तो 2 न्यूटन है, इसी तरह देखिएगा तो यह 0.02 है, ये 0.2 है, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नहीं, यही सबसे कम है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2A से बन रहा है B, 2A से क्या बन रहा है, B बन रहा है, तो इसके लिए वेग समीकरण लिखना है। कितना आसान होता है वेग समीकरण लिखना। देखिए एक तो वेग समीकरण लिख सकते हैं आप, सबसे पहले क्या करता है, अगर अभिकारक के लिए लिखिएगा तो माइनस का साइन लगाते हैं, इसके बाद इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, बटा में 1/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा dA/dt। नहीं, या तो यह हो जाएगा, अगर प्रतिफल के लिए लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, dB, कोफिशिएंट तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dB/dt। अब देख लीजिए दोनों में से कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला तो किसी में नहीं है, यानी यही वाला ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है ताप, ऑप्शन बी है मात्रा, ऑप्शन नंबर सी है भार, ऑप्शन नंबर डी है समय। देखिए ना मात्रा पर निर्भर करता है, ना समय पर निर्भर करता है, और ना भार पर निर्भर करता है। निर्भर करता है तो सिर्फ ताप पर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर बी कि यह क्या है, बाइमोलिकुलर है, यानी द्विआण्विक अभिक्रिया है। क्या है, द्विआण्विक अभिक्रिया है। जब भी द्विआण्विक अभिक्रिया होती है तो उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल में H2+Cl2 से बनता है 2HCl। नहीं, यह अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो देखिए जब भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बात होगी तो उसकी कोटि 0 होगी। जब भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बात होगी तो उसकी कोटि कितनी होगी, 0 होगी। कोटि होता है 0, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है ऊष्माशोषी पृष्ठीय घटना। ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी है अवकरण। तो क्या है, यह पृष्ठ पर होने वाली घटना है, सरफेस पर होने वाली घटना है, तो इसीलिए यह एक पृष्ठीय घटना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर है, दूध है वसा में परिक्षेपित वसा
और वसा में परिक्षेपित जल, वसा में परिक्षेपित जल में परिक्षेपित वसा और जल में कैसिन का निलंबन। तो ध्यान में रखिएगा कि दूध जो है जल में परिक्षिप्त वसा है। क्या है? जल में परिक्षिप्त वसा है। FDW यानी फैट डिस्प्रेस्ड इन वाटर। फैट डिस्प्रेस्ड इन वाटर, जल में डिस्प्रेस्ड किया वाटर में डिस्प्रेस्ड किया हुआ फैट है मिल्क। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी होता है? तो देख लीजिए, जिसका चार्ज सबसे कम वही होगा सबसे ज़्यादा। तो देख लीजिए, पहिल का देखिए ऑप्शन, पहिल का तो होगा नहीं। दूसरी का वाला देखिए, इसमें भी डबल चार्ज होगा, +2 चार्ज है, यहाँ पे भी +2 चार्ज है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे +1 चार्ज है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? प्रतिफल की मात्रा को बदल देता है? ऐसा तो नहीं होता है, नहीं, तो यह क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। हाँ, सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? घटा देता है। अग्रिम अभिक्रिया के डेल्टा एच को घटाता है, ये भी नहीं होता है। डेल्टा एच को बढ़ाता है, ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो जब भी साइनाइड विधि का नाम आए सिल्वर ध्यान में आना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है सिलिका, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन। तो देखिए, जो फेरस ऑक्साइड होता है Fe2O3, इसका अवकरण किसके द्वारा होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, और अवकरण होके बनता है Fe+CO2। ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है? तो कोक का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है CO। ध्यान में रखिएगा, जब भी फेरस ऑक्साइड का अवकरण का बात आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ध्यान में आना चाहिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वैद्युत अपघटन से करा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वैद्युत शोधन कहलाता है। शोधन प्रक्रिया है ना, अवकरण रहता तो वैद्युत अवकरण कहलाता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो शोधन की प्रक्रिया है तो वैद्युत शोधन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? देखिए, ये चारों के चारों ऑप्शन जो है, चारों के चारों खनिज है। क्या है? चारों के चारों खनिज है। चारों के चारों खनिज तो है, लेकिन जो अयस्क का काम करता है वह होता है CuFeS2 यानी कॉपर पाइराइट। क्या नाम है इसका? कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट, ध्यान में रखिएगा, इसका सूत्र भी एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो ध्यान में रखिएगा, जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम आएगा वहां पे फोन आएगा। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम आएगा वहां पे फोन आएगा। पहला है फ्लोरीन के साथ H जुड़ जाता है, दूसरा है ऑक्सीजन के साथ, तीसरी का है नाइट्रोजन के साथ। फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो HF बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो H2O बनेगा, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो अमोनिया बनता है, नहीं NH3 बनता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है? HCl। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ध्यान में रखिएगा, हैलोजन के लिए कहेगा, हैलोजन के लिए तो हो जाएगा NH2NP5, और उत्कृष्ट गैस के लिए कहेगा, उत्कृष्ट गैस के लिए तो इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हो जाएगा NH2NP6। ध्यान में रखिएगा, इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए NH2NP5। इसके अंतिम कोश में
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो NH2 NP6। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NH2 NP6। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो क्या होगा सही आंसर? तो देखिए ऑक्सीकारक की जब भी बात आती है तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, यानी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का, और उससे कम ब्रोमीन का, और उससे कम होगा आयोडीन का। यानी सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन हुआ? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है फ्लोरीन हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो देखिए कोई भी अगर तत्व जो है अपने मूल रूप में पाया जाता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ध्यान में रखिएगा, जैसे फेरस में कदे कितना ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो यहाँ पर एसेट में के रूप में पाया जाता है सल्फर, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका भी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 0 होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन संक्रमण तत्व है? अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि संक्रमण तत्व कहते किसको हैं? तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। किसको कहते हैं? डी ब्लॉक के। अब देख लीजिए, यह सोडियम और कैल्शियम है, या तो इस ब्लॉक का है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, ये मैग्नीशियम जो एस ब्लॉक का, ये है पी ब्लॉक का। वहीं आपका सल्फर और फास्फोरस की बात करें तो यह जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कौन डी ब्लॉक का है? अंतिम ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन नंबर डी। कॉपर और फेरस ये दोनों जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो देखिए प्रतिचुंबकीय वही होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिसके अंतिम कोश में 1, 3, 5, 7 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो। अब देख लीजिए ऑप्शन में, अच्छा इसमें जितने दिए गए हैं सारा के सारा जो है क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्म होता है N-1 D 1 to 10 होता है और NS2 होता है। अब देख लीजिए क्रोमियम का होता है 24, तो यह हो जाएगा क्रोमियम का क्या हो जाएगा? तो 3D, सबसे पहले तो 4S2 भर जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा, और इधर 4। अब देखिए 4 में से जो है यहाँ पे 3 तो निकल जाएगा, तो पहले 2 4S2 का निकल जाएगा, इधर बचेगा 1। तो अब देखिए 24 में से ये 4 हो गया, तो इधर बच जाएगा 3। अब देखिए इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये नहीं होगा। अच्छा V2 प्लस है, तो V2 प्लस है तो इसका 23 होता है, तो इसका सबसे पहले तो इसका 23 है, तो लिख दीजिए पहले 3D3 और 4S2। अब 23 में से 2 को निकाल दिए, यानी 4S2 निकाल दिए, तो क्या बच गया? 3D3 बच गया, यानी ये भी अयुग्मित है। अच्छा Sc3 प्लस देखिए इसका 21 होता है, तो इसका हो जाएगा 3D1 और 4S2। अब देखिए इसमें से भी 3 को निकाल देना, यानी इन तीनों को निकाल देंगे, अंतिम को उसमें 8 को बचेगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा? यह प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी की भी जांच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है Ti3 प्लस, इसका 22 होता है नहीं, तो 22 होगा तो क्या लिखेंगे? 3D2 और 4S2। अच्छा इसमें से 3 को निकाल दीजिएगा, तो 2 को 4S का निकल जाएगा, एक डी में से बचेगा 3D1, यानी इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होता, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, वैनेडियम का यानी वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो देख लीजिए ना, पहला वाला ऑप्शन देखिए, इसमें तो 4S और 0 और 3D5 है, ये तो हो नहीं सकता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी अभी मैंने बताया भी है करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन लैंथेनाइड तत्व है? ऑप्शन नंबर ए है कैडमियम, ऑप्शन नंबर बी है इंडियम, ऑप्शन नंबर सी है गैलोडोनियम, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलोडोनियम जो है लैंथेनाइड तत्व है। देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? KMnO4 में
मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, कैसे निकालते हैं? तो देखिए मैथमेटिकली जो है मान लेते हैं मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 1 से है। अब देखिए पोटेशियम का कितना होता है, 1 होता है, एक ही परमाणु है। अब प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 4 गो परमाणु है, इसका कितना होता है, -2 होता है, और टोटल मान लेंगे 0, यानी यह हो गया x + 1 -8 = 0, यानी x - 7 = 0, x = आ गया 7, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या आ गया +7, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते थे पोटेशियम का 1 और ये हो जाएगा -8, टोटल होना है 0, यानी हो जाएगा कितना, +7 आएगा तब ना, 7 1 8, 8 में से 8 गया 0। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। NiCO4 का प्रसंस्करण है। तो देखिए NiCO4 यानी Ni चारों तरफ इसके क्या होंगे, CO4 होगा, चारों तरफ CO4 होगा, यानी इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड कई गो बना, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बना, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी sp3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है K3CrC2O4 में Cr की उप समन्वय संख्या कितनी है? समन्वय संख्या कैसे निकालता है? देखिए जितना परमाणु जुड़ा रहेगा ना वही उसकी समन्वय संख्या। तो देखिए C2O4 का जो है 3 गो परमाणु जुड़ा है, 1 2 3, यहाँ पे एक और C2O4 लगा दीजिए, और साथ ही साथ पोटेशियम का भी 3 गो जुड़ा हुआ है, 1 2 और 1 3। देखिए तो कितने क्रोमियम के आसपास कितने परमाणु हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी उप संयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है CONH3(5) Br और CONH3(5) आपस में किस प्रकार के से संबंधित है? आयनन समावयवी है, या हाइड्रेट समावयवी है, या समन्वय समावयवी है, लिंकेज समावयवी है? तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाला जो है एक इसमें टूट जाएगा, यह टूट जाएगा CONH3(5) Br है ना, Br लिख दीजिए 2 प्लस और SO4 2 माइनस में, जबकि इधर वाला जो है यह वाला यह टूट जाएगा CONH3(5) SO4 माइनस प्लस Br प्लस, सॉरी Br माइनस में, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे किसका बदलाव हो गया, यहाँ पे आयन का बदलाव हो गया। कौन सा समावयवी हुआ, आयनन समावयवी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्लोरोफॉर्म है, क्या है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र का बात करें तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ कितने क्लोराइड जुड़े हुए हैं, 3 क्लोराइड जुड़े हुए हैं ना, तो 3 क्लोराइड जुड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, ट्राई हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई हैलोजन। 2 क्लोराइड जुड़े हो डाई हैलोजन, 1 क्लोराइड जुड़ा हो तो मोनो हैलोजन। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने से क्या होता है? तो देखिए एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड माने CH3 CH2 Br, इसका अभिक्रिया जो है सोडियम के साथ कराया जा रहा है, तो क्या होगा किसके उपस्थिति में, ईथर के, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। अच्छा सबसे पहले ध्यान में रखिए कि इस अभिक्रिया को कहते क्या है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं वुर्ट्ज अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वुर्ट्ज अभिक्रिया। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो इसमें सोडियम का 2 परमाणु, इसमें सोडियम का 2 परमाणु CH3 CH2 Br के 2 परमाणुओं के साथ, अब देखिए सोडियम है तो प्लस वाला तो ये जाएगा माइनस वाले के पास, यानी दोनों सोडियम जो है दोनों Br को लेकर भाग जाएंगे। अब भाग जाएंगे तो बचेगा CH3 CH2 CH3 CH2, यानी देखिएगा तो ये बच जाएगा CH3 CH2
CH2 CH3 अब प्लस इधर बन जाएगा, दोनों सोडियम लेके Br को भाग जाएंगे तो बनेगा 2Na Br। यह किसका सूत्र है? यह ब्यूटेन का सूत्र है ना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस अभिक्रिया को कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एलील हैलाइड है? एलीलिक हैलाइड उसको कहते हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ हो उसके ठीक पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो उसके ठीक पहले वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए तो यहाँ से इस पर जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो है डबल बॉन्ड दे दिया है, उसके पीछे वाले कार्बन पे होना चाहिए ना। देखिए दूसरी का वाला ऑप्शन इसमें तो है, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी नहीं होगा। पहला वाला तो होगा ही नहीं। दूसरा वाला, तीसरा वाला देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है CHCl, इसके ठीक पिछले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप संदेह हटाने के लिए चौथा नंबर ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके ठीक पिछले वाले इस कार्बन पे जो है क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो यह भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चले 39 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, ZnH2 यानी कि यह क्या है? लुकास रिएजेंट है। लुकास अभिकर्मक याद होगा आप लोग को। खैर देखिए अभी यहाँ पे देखिए तो इसमें C2H5OH प्लस HX और बन रहा है C2H5X और प्लस H2O। सबसे पहला अभिक्रिया ही NCERT बुक में दिया हुआ है ये वाला। तो हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता क्या होती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन सबसे ज़्यादा होता है HI, उसके बाद HBr और उसके बाद जो है HCl होता है। नहीं, और HF तो होता ही नहीं, करता ही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एथिल क्लोराइड ध्यान में होगा आपको CH3CH2Cl और प्लस AgCN। जब भी अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? तो बन जाता है CH3CH2NC। कहने का मतलब है क्या बन जाता है? एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया? एथिल आइसोसाइनाइड बन गया। क्या बन गया? एथिल आइसोसाइनाइड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक किसका होता है? तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि अगर एगो हैलोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसका सबसे ज़्यादा होगा, 2 गो हैलोजन जुड़ा है तो उससे कम, 3 गो हैलोजन है तो उससे कम, 4 गो है तो और भी उससे कम, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रम क्या बताया हमने? तो हमने बताया CH3Cl, इसके बाद सबसे ज़्यादा होगा CH2Cl2 होगा, उसके बाद इसके बाद CHCl3 होगा और इससे कम सबसे कम होगा CCl4। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ईथर में केंद्रीय ऑक्सीकरण परमाणु का प्रसंस्करण कितना होता है? तो ईथर में देखिएगा तो ईथर में देखिएगा तो ईथर जो है कुछ इस टाइप का होता है ROR। अब देखिए यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड हुए? 2, और यहाँ पे एक होता है लोन पेयर। अब देखिए 3 हो गया, 3 गो के लिए क्या करते हैं? तो एक S और 2 गो P, sp2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले MgBr जो है फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCOOH के साथ अभिक्रिया करके बनाता है CHH और इधर बन जाएगा CH3 और यहाँ पे बन जाता है OMgBr। अब क्या करेंगे? इसको हाइड्रोजन से लेकर और यहाँ पे MgBr हट जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, बन जाता है CH3CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH यानी C2OH5
OH हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 2 कार्बन 3 2 5 हाइड्रोजन और OH, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, IUPAC नेम पूछा है। IUPAC नेम के लिए हमको क्या चाहिए? IUPAC नेम के लिए तो सबसे पहले मेन चेन चाहिए। मेन चेन हो जाएगा आपका यह वाला 2 नंबर पे जो है एल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। क्या नाम होगा? प्रोपेन टू ऑल। इसी को हम 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक कौन सा प्राप्त होता है? तो देखिए, एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है यानी ROH का, तो सबसे पहले बनता है RCHO, फिर बनता है RCOOH जब ऑक्सीकरण कराइएगा तो सबसे पहला कौन सा बना है? एल्डिहाइड बना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे लुकास अभिकर्मक कहते हैं? अभी अभी मैंने चर्चा की भी थी, अनाद्र ZnCl2 एवं HCl को, सांद्र HCl को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन है। परिशोधित स्पिरिट में होता है, तो देखिए परिशोधित स्पिरिट में इसमें मात्र 4 से 5% जल होता है। कहने का मतलब है कि 95 से 96% क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CnH2n और O। निम्नलिखित में किसके साथ कैनुजारो अभिक्रिया होती है? तो देखिए, कैनुजारो अभिक्रिया उसी के साथ होती है, कैनुजारो अभिक्रिया उसी के साथ होती है जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अल्फा हाइड्रोजन करने का मतलब है कि मान लीजिए कि CHO ग्रुप है, इसके बाद वाला कार्बन नहीं होना चाहिए, यानी इसमें तो देखिएगा तो एक ही वो ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब में अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 50 नंबर क्वेश्चन है। CH3CHO का नाम क्या है? देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो एथेन, और CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड के लिए लगता है अल, आंसर हो जाएगा एथेनल। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील समूह क्या है? तो पहिलका वाला जोन देख रहे हैं आप लोग, इसको कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। दूसरा वाला जोन आप लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। और तीसरा जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और चौथा वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समावयवता प्रदर्शित करता है? तो ये एक ही के साथ करता है, किसके साथ? एस्टर के साथ। चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन निरूपित करता है जिसमें एक कार्बन जुड़ा होगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ही आर जुड़ा हुआ है। ये कितना डिग्री है? तो यह 2 डिग्री है, इससे 2 आर जुड़ा हुआ है। ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। और ये कितना डिग्री है? 4 डिग्री है। नहीं, तो पहिलका वाला जौन है 1 डिग्री है प्राथमिक। चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय केवुच के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो बनता है CH3NC। नहीं, ये अभिक्रिया करावी के भी दे सकते हैं। मेथिल अमीन है ना, यानी CH3NH2 आप प्लस हो जाएगा क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और प्लस KOH। तो इससे क्या बनेगा? इससे सबसे पहला बन जाएगा KCl, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो बन जाएगा H2O, और बाकी बच क्या जाएगा? तो हो जाएगा CH3NC, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 55 नंबर क्वेश्चन है। ट्राई एथिल एमीन है, ट्राई मेथिल एमीन है। तो ट्राई मेथिल एमीन का मतलब है
ट्राई मेथिल एमीन का मतलब है कि इस प्रकार का कुछ, यानी यहाँ पे एक N हो और यहाँ से 3 C और एक और CH3 जुड़ा हुआ हो, तो क्या होगा? टर्शियरी एमीन होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका एल्किलीकरण संभव है? ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी एमीन का, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी एमीन का, ऑप्शन नंबर सी है टर्शियरी एमीन का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी का। तो हमने देखा भी था कि RNH2 का एल्किलीकरण होता है तो बनता है RNHR यानी R2NH, और इसका होता है तो बनता है R3N, और इसका भी हो जाता है तो बनता है R4N-X+, यानी सबका एल्किलीकरण हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इनमें से सभी का। देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही। देखिए इसे कैसे बना सकते हैं, तो एक ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दीजिए, यहाँ पे एमीन जोड़ दीजिए NH2, पहला हो गया प्राइमरी एमीन। दूसरा बना सकते हैं आप लोग कि इस प्रकार का, एक कार्बन, यहाँ से एक कार्बन और यहाँ पर एक NH2 जोड़ दीजिए। तीसरा बना सकते हैं आप लोग कुछ इस टाइप का, एक सिंगल सब में जोड़ दीजिए NH2, और चौथा बना सकते हैं आप लोग कुछ इस टाइप का, C यहाँ पे C और यहाँ पे NH2, चारों मैंने बना के भी दिखा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एसीटोनाइट्राइल है। अच्छा, एसीटोनाइट्राइल का सूत्र क्या होता है? CH3CN, इसी को कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए तो 2 कार्बन है तो एथेन हो जाएगा, नहीं 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा, और नाइट्राइल जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड है? तो मोनोसैकेराइड वह होता है जिसका जलीय अपघटन नहीं हो सकता है। गैलेक्टोज जो है एक मोनोसैकेराइड है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है? 61 नंबर क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? याद होगा आप लोग को, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिसमें क्या होता है तो मसूड़ों से जो है खून वगैरह निकलने लगता है। निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है? आवश्यक एमिनो अम्ल वह होता है जो हमें बाहर से प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा लाइसिन। लाइसिन हमें भोजन से प्राप्त होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है। आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है? तो स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है डाइएस्टेज के द्वारा। किसके द्वारा? डाइएस्टेज के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रबर है? देखिए आइसोप्रीन। क्या होगा? आइसोप्रीन। बाकी सब क्या है? तो बाकी सब कृत्रिम रबर है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कैप्रोलेक्टम, अच्छा कैप्रोलेक्टम का जब नाम आ जाए तो किसका मोनोमर है? किसका एकलक है? तो नाइलॉन 6 का एकलक है। यानी कैप्रोलेक्टम के बार बार दोहराने से नाइलॉन बनता है। कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से नाइलॉन 6 बनता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में डेक्रोन किसका उदाहरण है? पॉलीएमाइड का, पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीयूरेथेन। तो क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर का है। किसका है? पॉलिस्टर का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है। क्लोरामीन टी है। क्लोरामीन टी क्या है? एंटीसेप्टिक है। क्या है? एंटीसेप्टिक। अच्छा एंटीसेप्टिक क्या होता है? तो वह पदार्थ जो हमारे शरीर पर हम लगा सकते हैं उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। नहीं तो क्या है? क्लोरामीन टी एंटीसेप्टिक है। चलिए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 1928-29 के आसपास इन्होंने एक पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है। फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है?
तो देखिए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों तो जीवाणु को ही मारता है, खत्म करता है। दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए एंटीसेप्टिक जो हम अपने बॉडी पे लगा सकते हैं, हमारे शरीर को खतरा नहीं है, और डिसइंफेक्टेंट होता है वह क्या करता है, उसको हम अपने बॉडी पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। मार्फिन है एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एनेस्थेटिक। तो देखिए एनाल्जेसिक होता है दर्द दूर करने वाली दवा, और मार्फिन भी क्या है, एक दर्द दूर करने वाली दवा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आशा करते हैं आप लोग को यह मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।